नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें एक तस्वीर है जो आजकल काफ़ी आम हो गई है। हाथियों का एक झुंड एक रेलवे लाइन के नीचे से गुजर रहा है। एक छोटा सा रास्ता है जिसे एलिफेंट कॉरिडोर कहते हैं। और ये तस्वीरें अक्सर उन खबरों के साथ आती हैं जिनमें हाथी किसी खेत में घुस जाते हैं या किसी गाँव में तबाही मचा देते हैं। और मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि आखिर ये जानवर अपना घर, अपना जंगल छोड़कर इंसानी बस्तियों की तरफ क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल। और ये जो सवाल है ना, यही हमारे आज की पूरी बातचीत का कह सकते हैं केंद्र है। और देखिए, इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। इसका सीधा संबंध है उनके प्राकृतिक घरों यानी हैबिटेट्स के सिकुड़ने और बदलने से। जब जंगलों में उनके खाने लायक वनस्पति कम हो जाती है, पानी के स्रोत सूख जाते हैं और विकास के नाम पर सड़कें, रेलवे लाइनें उनके सदियों पुराने रास्तों को काट देती हैं, तो उनके पास चारा क्या बचता है? वो भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं और इंसानी खेत उन्हें गन्ने और केले जैसी हाई एनर्जी फूड का एक खजाना लगते हैं। तो ये सिर्फ भोजन की तलाश नहीं है, ये तो एक तरह से एक मजबूरी है। हाँ, एक मजबूरी है अपने बदलते हुए घर के साथ तालमेल बिठाने की। इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रकृति में हर चीज, पेड़, पानी, जानवर, इंसान, सब सब अदृश्य धागों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए आज इन्हीं अदृश्य धागों और सुलझाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि हाथियों की ये कहानी हमें प्रकृति के संतुलन के बारे में क्या सिखाती है। तो शुरुआत सबसे बुनियादी शब्द से करते हैं, पर्यावास या हैबिटेट। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में या तो घना जंगल आता है या फिर नीला समुंदर, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल। पर्यावास की सबसे सरल परिभाषा है एन एड्रेस, मतलब किसी जीव के रहने का पता। और ये पता एक विशाल जंगल जितना बड़ा भी हो सकता है और किसी पुरानी पेड़ की छाल पर उगने वाली काई जितना छोटा भी, जहां हजारों सूक्ष्म जीव रहते हैं। हमारे स्रोत दो बहुत अच्छे उदाहरण देते हैं, एक तालाब और एक जंगल। अब पहली नजर में तो ये दोनों बहुत अलग लगते हैं, लेकिन इनमें एक बुनियादी समानता है। मैं अंदाजा लगाऊं, दोनों में जिंदा और बेजान दोनों तरह की चीजें होती हैं। जैसे तालाब में मछली और पानी और जंगल में पेड़ और मिट्टी। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तकनीकी भाषा में इन्हीं को जैविक यानी बायोटिक और अजैविक यानी एबायोटिक घटक कहते हैं। जैविक मतलब उस पर्यावास के सभी जिंदा हिस्से, पेड़, पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, फंगस, सब कुछ। और अजैविक मतलब वो सारे बेजान लेकिन जरूरी हिस्से, पानी, मिट्टी, हवा, सूरज की रोशनी, तापमान, चट्टानें। और मजे की बात यह है कि कोई भी जैविक घटक अपने अजैविक पर्यावरण के बिना जिंदा रह ही नहीं सकता। जैसे जैसे तालाब की मछली बिना पानी और उसमें घुली ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकती। मछली जैविक है पर पानी और ऑक्सीजन अजैविक। हाँ, ये कनेक्शन तो साफ दिखता है। तो हाथियों के मामले में उनका पर्यावास सिर्फ वो पेड़ नहीं है जिन्हें वो खाते हैं, बल्कि वो नदियां भी हैं जहां से वो पानी पीते हैं, और वो मिट्टी भी जिससे उन्हें जरूरी खनिज मिलते हैं। बिल्कुल। और जब हम सड़कें बनाने के लिए पहाड़ तोड़ते हैं या नदियों का रुख मोड़ते हैं, तो हम सिर्फ अजैविक घटकों को नहीं छेड़ रहे होते, हम उस पर निर्भर पूरे जैविक समुदाय की नींव हिला रहे होते हैं। ठीक है, तो एक पर्यावास में ये दोनों तरह के घटक होते हैं। अब वहां रहने वाले जीवों पर आते हैं। तालाब में सिर्फ एक मछली तो नहीं होती, एक जैसी कई मछलियां होती हैं। इस समूह को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समष्टि या पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब है एक ही जगह पर एक ही समय में रह रहे एक ही प्रजाति के जीवों का समूह। जैसे एक तालाब में रोहू मछली की पॉपुलेशन या किसी जंगल में चीतल हिरणों की पॉपुलेशन। स्रोत में एक दिलचस्प एक्टिविटी का भी जिक्र है कि आप अपने घर के पास 1 मीटर गुणा 1 मीटर का चौकोर हिस्सा चुनें और उसमें घास की अलग अलग प्रजातियों के पौधों को गिनें। इससे आपको उस छोटी सी जगह में अलग अलग पौधों की पॉपुलेशन डेंसिटी का अंदाजा लग जाएगा। अच्छा, तो एक जंगल में सारे हिरण एक समष्टि हैं। लेकिन उस जंगल में तो हिरणों के अलावा लोमड़ियां, पेड़, कीड़े मकोड़े, बहुत कुछ है। ये सब मिलकर क्या एक सुपर समष्टि जैसा कुछ बनाते हैं या इसके लिए कोई और शब्द है? सुपर समष्टि अच्छा शब्द है, लेकिन इसके लिए वैज्ञानिक शब्द है समुदाय या कम्युनिटी। एक समुदाय का मतलब है एक ही पर्यावास में रहने वाली अलग अलग प्रजातियों की सभी समष्टियां। तो जंगल के हिरण, लोमड़ियां, पेड़, घास, पक्षी, केंचुए, बैक्टीरिया, ये सब मिलकर
उस जंगल का समुदाय बनाते हैं। और ये सिर्फ एक ही जगह रहने वाली भीड़ नहीं है। ये सब जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर बहुत गहरे तक निर्भर हैं। और यहीं से चीजें और दिलचस्प होना शुरू होती हैं। हमारे स्रोतों में एक कमाल का अध्ययन बताया गया है जो इस निर्भरता को बहुत अच्छे से दिखाता है। रिसर्चर्स ने 2 तालाबों का अध्ययन किया, तालाब का जिसमें मछलियां थीं और तालाब खा जिसमें मछलियां नहीं थीं। और नतीजा ये निकला कि जिस तालाब में मछलियां थीं उसके आसपास के पौधों में ज्यादा बीज पैदा हुए। 1 मिनट, ये कैसे हो सकता है? पानी के अंदर की मछली का जमीन पर लगे पौधे से क्या लेना देना? ये तो विश्वसनीय लगता है। ये प्रकृति के डोमिनो इफेक्ट्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। पहला डोमिनो, मछलियां क्या खाती हैं? कई चीजों के अलावा वो व्याध पतंग यानी ड्रैगन फ्लाई के लार्वा को भी खाती हैं जो पानी में पनपते हैं। तो तालाब का में जहां मछलियां थीं वहां ड्रैगन फ्लाई के लार्वा कम पनप पाए, जिससे वयस्क ड्रैगन फ्लाई की संख्या भी कम हो गई। ठीक है, तो मछली मतलब कम ड्रैगन फ्लाई, यहां तक समझ आया। अब दूसरा डोमिनो, वयस्क ड्रैगन फ्लाई क्या खाती हैं? वो हवा में उड़ने वाले छोटे कीड़ों का शिकार करती हैं, जैसे मधुमक्खियां और तितलियां। तो तालाब क के पास जहां ड्रैगन फ्लाई कम थीं, वहां मधुमक्खियों और तितलियों को खाने वाला शिकारी भी कम था। नतीजा, वहां मधुमक्खियों और तितलियों की आबादी फल फूल रही थी। ओ, तो कम ड्रैगन फ्लाई का मतलब है ज्यादा मधुमक्खियां और तितलियां। मैं समझ रहा हूं ये कहा जा रहा है। बिल्कुल। अब तीसरा और आखिरी डोमिनो, मधुमक्खियों और तितलियां क्या करती हैं? वे सबसे महत्वपूर्ण परागकारी यानी पॉलिनेटर्स में से हैं। वो फूलों का रस पीते समय पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती हैं, जिससे परागण या पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। और जितना ज्यादा और अच्छा पॉलिनेशन होगा, पौधे उतने ही ज्यादा फल और बीज पैदा करेंगे। तो तालाब क में मछली की मौजूदगी ने मतलब इनडायरेक्टली आसपास के पौधों की प्रजनन क्षमता को बढ़ा दिया। ये तो कमाल है। मतलब एक जीव की मौजूदगी या गैर मौजूदगी एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है, जिसके नतीजे मतलब बिल्कुल अप्रत्याशित हो सकते हैं। ये मुझे सोचने में मजबूर कर रहा है कि हाथियों के जंगल में ऐसा कौन सा छोटा अदृश्य धागा टूटा होगा जिसके कारण उन्हें बाहर आना पड़ रहा है। शायद कोई छोटा सा कीड़ा या कोई खास तरह का पौधा गायब हो गया हो। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। इसी पूरे जुड़े हुए जाल को, जिसमें जैविक समुदाय यानी कम्युनिटी और अजैविक पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ लगातार क्रिया करते हैं, पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। तालाब एक जलीय पारितंत्र है, जंगल एक स्थलीय पारितंत्र है। हर पारितंत्र की अपनी कहानी, अपने नियम और अपने कलाकार होते हैं। तो अगर पारितंत्र एक कहानी है तो उसका सबसे बुनियादी प्लॉट पॉइंट तो यही होगा, कौन किसे खाता है। स्कूल में हम सबने आहार श्रृंखला या फूड चेन के बारे में पढ़ा है। क्या ये उतना ही सरल है जितना किताबों में लगता है? शुरुआत में सरल लगता है, लेकिन इसकी परतें बहुत गहरी हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह इसी सवाल से शुरू होता है। सबसे पहली कड़ी है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स। ये ज्यादातर हरे पौधे होते हैं जो सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये पूरे पारितंत्र के लिए ऊर्जा का स्रोत है। और जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते वो हम जैसे उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स हुए। सही कहा। उपभोक्ता अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। इनमें भी श्रेणियां हैं। जो सिर्फ पौधे खाते हैं वो शाकाहारी हैं, हर्बीवोर्स, जैसे हिरन, खरगोश और हमारे हाथी। जो दूसरे जानवरों को खाते हैं वो मांसाहारी हैं, कार्निवोर्स, जैसे शेर, तेंदुआ, बाज। और फिर सर्वाहारी यानी ओमनिवोर्स होते हैं, जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं, जैसे भालू, लोमड़ी और इंसान। तो एक सीधी सी आहार श्रृंखला होगी। घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेंढक ने, मेंढक को सांप ने और सांप को बाज ने। ये एक सीधी लाइन है। बिल्कुल, ये एक सीधी लाइन है, लेकिन प्रकृति सीधी लाइनों में काम नहीं करती। हकीकत में सांप को सिर्फ बाज ही नहीं, मोर भी खा सकता है। मेंढक को सिर्फ सांप ही नहीं, कोई बड़ा पक्षी भी खा सकता है। और टिड्डे को मेंढक के अलावा चिड़िया भी खा सकती है। जब ये सारी सीधी आहार श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं तो एक जटिल आहार जाल या फूड वेब बनता है। ये एक सीधी सड़क की तरह नहीं, बल्कि किसी बड़े शहर के ट्रैफिक मैप की तरह है, जिसमें कई सड़कें, गलियां और चौराहे एक दूसरे से जुड़े हैं। ये एक अच्छा एनालॉजी है।
इसका मतलब जितना ज्यादा जटिल और घना ये जाल होगा, पारितंत्र उतना ही स्थिर और मजबूत होगा, क्योंकि अगर एक रास्ता बंद भी हो जाए तो ऊर्जा के प्रवाह के लिए कई दूसरे रास्ते खुले रहते हैं। आपने एकदम सही समझा। एक जटिल आहार जाल पारितंत्र को मजबूती देता है, लेकिन जब ये सारे जीव, उत्पादक और उपभोक्ता मर जाते हैं, तब कहानी खत्म नहीं होती है। वहां एक और महत्वपूर्ण टीम अपना काम शुरू करती है। आप अपघटकों यानी डिकम्पोजर्स की बात कर रहे हैं, प्रकृति की सफाई और रिसाइकलिंग करने वाली टीम। जी हाँ, ये कवक यानी फंगी और जीवाणु यानी बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं। ये मरे हुए पौधों और जानवरों के जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर सरल पोषक तत्वों में बदल देते हैं और उन्हें वापस मिट्टी में मिला देते हैं। बरसात में सड़ी हुई लकड़ी पर जो मशरूम उगते दिखते हैं ना, वे इसी अपघटक टीम के सदस्य हैं। ये पोषक तत्व फिर से पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं और इस तरह जीवन का चक्र पूरा होता है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक सब मिलकर इस संतुलन को बनाए रखते हैं। हम बार बार संतुलन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक हमने सैद्धांतिक तौर पर बात की है, लेकिन क्या होगा अगर हम इस संतुलित जाल से किसी एक धागे को खींचकर निकाल दें? हमारे स्रोतों में भारत से जुड़ा एक बहुत ही चौंकाने वाला, मतलब असल जिंदगी का उदाहरण है। हाँ, ये 1980 के दशक की बात है, जब भारत मेंढक की टांगों का एक बहुत बड़ा निर्यातक था, खासकर भारतीय बुलफ्रॉग का। विदेशों में इसकी बहुत मांग थी और ये एक बड़ा व्यापार था। इस बेतहाशा निर्यात की वजह से देश के कई हिस्सों में मेंढकों की आबादी में भारी गिरावट आई। अब जरा रुककर सोचिए, मेंढक आहार जाल में क्या भूमिका निभाते हैं? वो क्या खाते हैं? वो बड़ी संख्या में कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो अगर मेंढक कम हो गए तो कीड़ों की आबादी विस्फोटक रूप से बढ़ गई। खासकर वो कीड़े जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिन्हें हम कृषि पीड़क या पेस्ट्स कहते हैं। किसानों की फसलें बर्बाद होने लगीं। इसका नतीजा ये हुआ कि अपनी फसलों को बचाने के लिए किसानों को पहले से कहीं ज्यादा और ज्यादा जहरीले कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ा। और उन कीटनाशकों ने न सिर्फ मिट्टी को जहरीला बनाया होगा, बल्कि वो पानी में घुलकर नदियों और तालाबों तक भी पहुंचे होंगे, जिससे पानी का पारितंत्र को भी नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल, ये एक विनाशकारी चक्र बन गया। एक तरफ मेंढकों के निर्यात से आर्थिक लाभ हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ फसलों के नुकसान और कीटनाशकों पर बढ़ते खर्च से कहीं ज्यादा बड़ी पारिस्थितिकीय और आर्थिक हानि हो रही थी। आखिरकार जब ये संतुलन बिगड़ने का पूरा असर समझ में आया, तो सरकार को इस निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। यह इस बात का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि कैसे पारिस्थिति का एक छोटा सा हिस्सा हटाना पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है। ये कहानी सुनकर तो हाथियों वाली समस्या और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। जो हाथी हमारे खेतों में आ रहे हैं, वे सिर्फ घुसपैठिए नहीं हैं, वे एक टूटे हुए असंतुलित पारितंत्र के शरणार्थी हैं। मेंढकों की कहानी की तरह ही उनके जंगल में भी ना जाने कितने छोटे बड़े धागे इंसानी हस्तक्षेप से टूट चुके हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देते। और ये जुड़ाव सिर्फ खाने और खाए जाने तक ही सीमित नहीं है, ये उससे भी कहीं ज्यादा सूक्ष्म और जटिल है। जीवों के बीच और भी कई तरह की इंटरैक्शंस होते हैं। जैसे एक होता है सहभोजिता यानी कमेंसलिज्म, जिसमें एक जीव को फायदा होता है पर दूसरे को न कोई फायदा होता है न नुकसान। जैसे किसी बड़े पेड़ की डाल पर उगने वाला ऑर्चिड का पौधा। ऑर्चिड को ऊंचाई पर धूप और सहारा मिल जाता है, लेकिन पेड़ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका ठीक उल्टा भी होता होगा, जिसमें एक का फायदा दूसरे का नुकसान हो। हाँ, उसे परजीविता यानी पैरासिटिज्म कहते हैं। जैसे हमारे बालों में पड़ने वाली जूं या कुत्ते के शरीर पर चिपटी किलनी यानी तिक। परजीवी अपने मेजबान यानी होस्ट से पोषण लेता है, जिससे मेजबान को नुकसान होता है। ये सभी रिश्ते, शिकार, सहभोजिता, परजीविता मिलकर ही किसी पारितंत्र की जटिल और खूबसूरत कहानी को पूरा करते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार मेरे लिए ये है कि प्रकृति एक भव्य इमारत की तरह है, जिसमें हर ईंट, चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों न हो, अपनी जगह पर जरूरी है। एक हाथी से लेकर एक छोटे से बैक्टीरिया तक, एक नदी से लेकर सूरज की रोशनी तक, सब कुछ जुड़ा हुआ है। हम अक्सर अपनी सुविधा के लिए कोई एक ईंट खींच लेते हैं, ये सोचे बिना कि शायद वही ईंट पूरी इमारत को साधे हुई थी। बहुत खूबसूरत तरीके से कहा आपने। संतुलन नाजुक होता है और एक बार बिगड़ जाए तो उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल, कभी कभी तो नामुमकिन होता है। बिल्कुल। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
आज हमने देखा कि कैसे हर जीव अपने पर्यावरण और दूसरे जीवों पर निर्भर है। सोचने वाली बात यह है कि इंसान जो खुद को इस प्रकृति का मालिक समझता है, क्या वो इस जाल का हिस्सा नहीं है? जिस तरह हम दूसरे जीवों के घर उजाड़ रहे हैं, क्या हम अनजाने में उस शाख को ही नहीं काट रहे जिस पर हम खुद बैठे? बिना इस संतुलन के इंसान का अपना पर्यावरण, ये धरती कैसी होगी?